शिक्षा और संस्कृति की आवाज जानी पहचानी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय आपके लिए लेकर आया है 91.2 एफएम पर बदलते शहर की धड़कन हेलो हल्द्वानी। हेलो हल्द्वानी सुन रहे सभी दोस्तों को हमारा नमस्कार। हेलो हल्द्वानी एक सामुदायिक रेडियो है जिसे आप 91.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर सुन पाते हैं। इस रेडियो पर हम एक तरफ समुदाय और समाज से जुड़ी हुई कई तरह की जानकारियां लेकर आते रहते हैं, उनके अपने मुद्दे आप तक लेकर आते रहते हैं अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से। तो वहीं विश्वविद्यालय से जुड़े हुए विद्यार्थियों के लिए भी हम कई तरह की जानकारियां और अध्ययन सामग्री इस रेडियो पर लेकर आते रहते हैं। तो ऐसे ही एक कार्यक्रम के साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के गृह विज्ञान विभाग से डॉक्टर प्रीति बोरा। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये आहार एवं पोषण को लेकर के एक व्याख्यान श्रृंखला आपके लिए लेकर आ रही है और आज इस व्याख्यान श्रृंखला का तीसरा हिस्सा हम आप तक लेकर आ रहे हैं। और इस तीसरे हिस्से में ये बात करेंगी आहार नियोजन पर कि आखिर आहार नियोजन क्या है और किस तरह से हम आहार नियोजन के माध्यम से अपने शरीर में पोषक तत्वों को संतुलित कर सकते हैं। इन सभी विषयों पर यह चर्चा रहने वाली है। तो पेश है आपके लिए ये कार्यक्रम 91.2 मेगाहर्ट्ज पर हेलो हल्द्वानी सुन रहे सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रीति बोरा उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के गृह विज्ञान विभाग में कार्यरत हूँ। श्रोताओं, आहार एवं पोषण की इस व्याख्यान श्रृंखला में मैं आपका एक बार पुनः स्वागत करती हूँ। जैसे हम इस श्रृंखला में पूर्व में आहार और पोषण संबंधी कुछ मूलभूत जानकारी के बारे में बात कर चुके हैं। हमने बात करी आधारभूत खाद्य समूहों के बारे में, कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं आहार में उनके बारे में, और एक संतुलित आहार का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने चर्चा की। तो इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे आहार नियोजन या आहार आयोजन या मील प्लानिंग के बारे में कि आहार की प्लानिंग या मील की जो प्लानिंग होती है वह किस प्रकार की जाती है कि जिससे आहार में जो पौष्टिकता है वो बनी रहे, हमारा आहार संतुलित हो और जिससे हमारा शरीर स्वस्थ हो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आहार नियोजन होता क्या है। यह एक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अथवा परिवार एक समय अवधि के अंतर्गत अपने भोजन में कौन कौन से खाद्य पदार्थ या सम्मिलित करते हैं इसका चयन किया जाता है। यह जो समय अवधि होती है या एक दिन की भी हो सकती है, एक सप्ताह की भी हो सकती है, एक माह की भी हो सकती है। और इस अवधि में व्यक्ति के आहार का स्वरूप आहार नियोजन द्वारा ही सुनिश्चित किया जाता है। उसमें कौन सा भोजन होगा, कौन से उसमें व्यंजन होंगे, कितनी मात्रा में होंगे और किस समय इनको ग्रहण किया जाएगा, इन सब के बारे में आहार आयोजन इसका जवाब देता है। आहार नियोजन करने से पूर्व हमें व्यक्ति के बारे में कुछ मूलभूत जानकारी होनी चाहिए, जैसे पोषक तत्व और उनके स्रोतों के बारे में पता होना चाहिए, पोषक तत्वों की शारीरिक मांग क्या है या विभिन्न व्यक्तियों के लिए पोषक तत्वों की अनुशंसित मात्राएं कितनी है ये पता होना चाहिए, जिसको हम आरडीए कहते हैं। व्यक्ति की आहारी आदतों और आहारी इतिहास के बारे में पता होना चाहिए और मौसम के अनुरूप खाद्य पदार्थों की उपलब्धता और इनका अनुमानित क्रय मूल्य क्या हो यह भी हमें पता होना चाहिए। पोषणीय आवश्यकता की जैसे मैंने बात करी तो यह क्या होती है। कोई भी व्यक्ति जो होता है उसकी पोषणीय आवश्यकता इस तथ्य की जानकारी है कि व्यक्ति विशेष की आयु, लिंग, व्यवसाय, शारीरिक अवस्था या उसकी रहने वाली जो जलवायु है उसके अनुरूप उसके शरीर की किसी विशिष्ट पोषक तत्व की कितनी मात्रा में या कितने अनुपात में आवश्यकता है और यह मात्रा कितनी हो कि उसके शरीर की जो समस्त सामान्य शारीरिक क्रियाएं हैं वो सफलतापूर्वक संपादित हो सके। अब इसी में आगे अगर हम बात करें तो बात करते हैं अनुशंसित आहारीय भत्तों या फिर रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस के बारे में। ये क्या होते हैं। ICMR जो भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद है इसके द्वारा भारतीयों हेतु अनुशंसित आहारीय भत्ते प्रस्तावित किए गए हैं जो आहार नियोजन में एक पथ प्रदर्शक का कार्य करते हैं। यह आहार में उपस्थित उन पोषक तत्वों की वह मात्रा है जो जनसंख्या में उपस्थित अधिकांश व्यक्तियों की पोषक तत्वों की आवश्यकता पूर्ति करते हैं और इनको प्रस्तावित करते वक्त कुछ बातों का विशेष ध्यान दिया जाता है, जैसे क्योंकि जनसंख्या में तो कई सारे व्यक्ति होते हैं तो उनके मध्य पारस्परिक भिन्नता होती है, इस बात का ध्यान दिया जाता है। और भोजन पकाने की प्रक्रिया के दौरान पौष्टिक तत्वों की होने वाली हानि और पौष्टिक तत्वों की गणना में अंतर्निहित सटीकता का अभाव, इन सब के बारे में इसमें ध्यान दिया जाता है। और इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए पोषक तत्वों की अनुशंसित आहारी भत्तों की गणना करने में अतिरिक्त सुरक्षा अंतरालों या सेफ्टी मार्जिन्स का भी ध्यान दिया जाता है। इसका प्रबंध इस उद्देश्य से किया जाता है कि विभिन्न व्यक्तियों के मध्य भिन्नता होते हुए भी जनसंख्या में उपस्थित अधिकांश व्यक्तियों की पोषणीय आवश्यकताओं की पूर्ति हो।
जो यह रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस होते हैं, यह जनसंख्या में 97 to 98% जनसंख्या की पोषणीय आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं और इनको अनुशंसित करते समय शरीर में पोषक तत्वों की उपलब्धता और अवशोषण पर भी ध्यान दिया जाता है। और इसके अंतर्गत स्त्री पुरुष, विभिन्न आयु वर्ग, विभिन्न शारीरिक अवस्थाओं, क्रियाशीलता, इनके अनुरूप पोषक तत्वों की मात्रा प्रस्तावित करी गई है। जैसे स्त्रियों में हल्के कार्य करने वाली, मध्यम कार्य करने वाली और भारी कार्य करने वाली स्त्रियों के लिए अलग अलग अनुशंसित मात्राएं हैं। ये सेम चीज़ पुरुषों के लिए भी है। और स्त्रियों में गर्भावस्था और धात्री अवस्था के समय जो अतिरिक्त पोषक तत्वों की मांग है, उसको भी ध्यान में रखते हुए इसमें मात्राएं बताई गई हैं। और आहार आयोजन की सुविधा हेतु ICMR द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि किस खाद्य समूह में से कितनी मात्रा में खाद्य पदार्थ आहार में संकलित किए जाएंगे, और यह मात्रा पोर्शंस या अंश मात्रा के रूप में दर्शाई जाती है। क्योंकि पिछले व्याख्यान में हमने आधारभूत खाद्य समूहों की बात करी थी, तो उन्हीं आधारभूत खाद्य समूहों में से विभिन्न खाद्य पदार्थों का चयन किया जाता है या कितनी मात्रा में किया जाए कि एक आहार संतुलित बन पाए, यह भी ICMR द्वारा बताया गया है। बात करते हैं सिद्धांतों की। आहार नियोजन के क्या क्या सिद्धांत है। सर्वप्रथम तो यह संतुलित होना चाहिए, मतलब कि पोषक तत्व जो होते हैं वो संतुलित मात्रा में होने चाहिए। साथ ही इसमें स्वाद, जायका और इन सब चीज़ों का भी संतुलन आवश्यक है। जैसे बहुत ज़्यादा मसालेदार ना हो, बहुत ज़्यादा फीका ना हो, इन सब बातों का ध्यान रखा जाता है। और नियोजित आहार द्वारा पोषक तत्वों की पूर्ति होनी चाहिए, क्योंकि एक परिवार में कई तरह के सदस्य होते हैं जिनकी क्रियाशीलता अलग अलग होती है। तो ऐसा आहार नियोजित करना चाहिए जो परिवार में सभी व्यक्तियों के पोषक तत्वों की पूर्ति करे और संतुलित हो, सभी लोगों की आवश्यकता की पूर्ति हो, सभी लोगों की रुचि और इच्छा की भी पूर्ति हो, ऐसा होना चाहिए। आहार नियोजन सरल होना चाहिए। ऐसा आहार नियोजन नहीं होना चाहिए जिसको तैयार करने में बहुत ज़्यादा समय लगे या जिसको बनाने में ऐसे इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत हो जिनको मिलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आहार नियोजन पौष्टिकता एवं सादगी दोनों का ही समावेश होना चाहिए। फिर नियोजित आहार ऐसा होना चाहिए जो व्यक्तियों की पसंद नापसंद का भी ध्यान रखे। जैसे व्यक्ति की भोजन संबंधी आदतों का, रुचियों का, मान्यताओं का भी ध्यान रखना चाहिए। विभिन्न धर्म, संस्कृति और मान्यताएं भी भोजन संबंधी आदतों को प्रभावित करते हैं, तो इन सब बातों का भी ध्यान इसमें रखा जाना चाहिए। यह ऐसा होना चाहिए कि जो व्यक्ति को तृप्ति प्रदान करने वाला हो। जैसे जो भी हम मेन्यू प्रिस्क्राइब करें वो ऐसा हो कि 2 भोज अंतरालों के बीच में व्यक्ति को भूख का अनुभव ना हो। तो इसके लिए प्रत्येक भोजन में कुछ मात्रा में प्रोटीन, वसा, रेशे ऐसे पोषक तत्वों का समावेश अवश्य होना चाहिए। और वसा का समावेश भी होना चाहिए, क्योंकि वसा जो पौष्टिक तत्व होता है वह तृप्ति का अनुभव अधिक देर तक कराता है, तो इसलिए इसका भी इसमें समावेश अवश्य होना चाहिए। आहार आयोजन जो है व्यक्ति के बजट के अनुसार होना चाहिए। बहुत ज़्यादा महंगे खाद्य पदार्थों का चयन नहीं करना चाहिए या उनकी उपलब्धता पे भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसे खाद्य पदार्थ का चयन करेंगे जो उस मौसम में उपलब्ध ना हो तो उसको बनाने में बहुत दिक्कत होगी और उसका खाद्य बजट भी इससे प्रभावित होगा। तो इन सब बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। और भी कुछ बातें हैं, जैसे साबुत अनाजों का और माल्टेड जो अनाज होते हैं उनका प्रयोग करना चाहिए, ये स्वास्थ्यवर्धक होता है। मोटे अनाजों का या अपरिष्कृत अनाज जो अनरिफाइंड होते हैं, जैसे ब्राउन राइस जिसको हम कहते हैं, जिसका बाहर का जो लेयर होती है चावल की या गेहूं की, उसको निकाला ना हो, तो ऐसे अनाजों का प्रयोग करना चाहिए। साबुत दालों का प्रयोग करना चाहिए और अनाजार दालों का मिश्रण करना चाहिए, क्योंकि इससे प्रोटीन की गुणवत्ता में वृद्धि होती है। रेशे युक्त खाद्य पदार्थों का प्रयोग करना चाहिए। अगर व्यक्ति मांसाहारी है तो पोल्ट्री या फिर मांस, इनको भी यूज़ किया जा सकता है। मछली का प्रयोग करना ज़्यादा स्वास्थ्यवर्धक होता है। एक समय में भरपेट भोजन ग्रहण करने की अपेक्षा छोटे छोटे अंतरालों पर कम मात्रा में भोजन ग्रहण करना चाहिए। और विभिन्न प्रकार के वनस्पति तेलों का प्रयोग करना चाहिए, एक ही का उपयोग नहीं करना चाहिए। जैसे सरसों का तेल, मूंगफली, सूरजमुखी, जैतून, ताड़ का तेल, ये सभी का प्रयोग करना चाहिए। और जो प्रौढ़ व्यक्ति होते हैं उनको अपने आहार में वसा, तेल, शक्कर का प्रयोग कम या संतुलित मात्रा में करना चाहिए। और आहार ऐसा होना चाहिए जिससे एंटीऑक्सीडेंट की भी प्राप्ति हो, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं वह हमारे शरीर की जो क्षय होता है कोशिकाओं का, उसकी जो गति होती है उसको धीमे करता है और हमें कई प्रकार के रोगों से भी हमारी रक्षा करता है। तो जैसे हल्दी, सोयाबीन, विभिन्न प्रकार के फल, अदरक, पुदीना, ये सभी एंटीऑक्सीडेंट के अच्छे खाद्य स्रोत हैं, तो इनको आहार में अवश्य सम्मिलित करना चाहिए। और स्त्रियों के आहार नियोजन में यह बात का ध्यान देना चाहिए कि लौह लवण से युक्त खाद्य पदार्थों का समावेश अवश्य हो। तो इन सब बातों का आहार नियोजन में ध्यान अवश्य रखना चाहिए। अब बात करते हैं संतुलित आहार क्या है, इसका क्या अर्थ है और क्या परिभाषा है। इसके बारे में हम पूर्व में भी चर्चा कर चुके हैं।
तो आहार नियोजन के रेफरेंस में हम इसमें फिर बात करेंगे कि संतुलित आहार एक तरह का वह आहार होता है जिसमें सभी खाद्य समूहों जैसे अनाज, दालें, सब्जियां, फल, दूध, अंडा, मांस, मछली, वसा, इन सब में से खाद्य पदार्थ सम्मिलित किए गए हों जो हमारे पोषक तत्वों की पूर्ति करें। और यह आहार मनुष्य के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए पोषक तत्वों की मांग की पूर्ति करता है और इसमें शारीरिक मांग के अनुसार सभी पोषक तत्व उपस्थित रहते हैं। जो संतुलित आहार होता है व्यक्ति को स्वस्थ रखता है, दीर्घायु प्रदान करता है, व्यक्ति के शारीरिक भार को उचित बनाता है, उत्तम स्वास्थ्य की स्थिति को बनाए रखता है और विभिन्न रोगों से रक्षा करता है। आहार में संतुलन और विविधता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि आहार नियोजन को महत्व दिया जाए। कुछ अपेक्षाकृत सस्ते खाद्य पदार्थ जैसे हरी सब्जियां और स्थानीय उपज द्वारा प्राप्त अनाज, फल, सब्जियां, मौसम में उपलब्ध फल, सब्जियां, ये सब संतुलित आहार आयोजन में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। और एक संतुलित आहार में प्रतिदिन शरीर को प्राप्त होने वाली कुल ऊर्जा का 50 से 60% भाग कार्बोहाइड्रेट द्वारा, 10 से 15% भाग प्रोटीन द्वारा तथा 20 से 30% भाग वसा द्वारा प्राप्त होना चाहिए। और आहार में संतुलन प्राप्त करने के लिए यह कदापि जरूरी नहीं है कि जो भोजन है वो अत्यधिक मात्रा में किया जाए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा खाद्य पदार्थ सम्मिलित हो सके। ऐसा ज़रूरी नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि इस स्थिति में क्या होगा कि ज़्यादा खाना ग्रहण करने की स्थिति में व्यक्ति मोटापे से ग्रसित हो सकता है जो अन्य रोगों का कारण भी बन सकता है। तो संतुलित आहार में उचित मात्रा में खाद्य पदार्थों का समावेश आवश्यक है। इस बात पे बात करें कि क्या महत्व है संतुलित आहार का। संतुलित आहार का सबसे पहले तो व्यक्ति के स्वास्थ्य की स्थिति को उत्तम बनाए रखने में बहुत ज़्यादा महत्व है। इससे व्यक्ति के शरीर में समस्त पोषक तत्वों की पूर्ति होती है, विभिन्न रोगों और संक्रमण को रोकने में यह सहायक होता है, मानसिक रूप से व्यक्ति स्वस्थ रहता है और व्यक्ति की आयु एवं लंबाई के अनुसार उचित शारीरिक भार को बनाए रहने में सहायक है। और संतुलित आहार द्वारा उत्तम शारीरिक वृद्धि संभव है, उपयुक्त भार और लंबाई प्राप्त करना संभव है और यह व्यक्ति की आयु में भी वृद्धि करता है क्योंकि जब व्यक्ति स्वस्थ होगा, व्यक्ति रोगों से मुक्त होगा तो इसके एवज में उसकी आयु भी बढ़ेगी। तो संतुलित आहार द्वारा व्यक्ति के जीवन के कुल उत्पादक वर्षों में भी वृद्धि होती है। इसके अतिरिक्त संतुलित आहार द्वारा शरीर को रेशा और एंटीऑक्सीडेंट जैसे विटामिन सी, विटामिन ई, बीटा कैरोटीन, राइबोफ्लेविन, सेलेनियम जैसे तत्वों की भी प्राप्ति होती है और इसमें कुछ मात्रा में फाइटोकेमिकल्स जैसे फ्लेवॉन्स, पॉलीफिनॉल्स भी उपलब्ध होते हैं जो हमारे शरीर को विभिन्न प्रकार की क्षति और कई तरह के रोगों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। कौन से कारक होते हैं जो संतुलित आहार को प्रभावित करते हैं? सबसे पहले है आयु। एक ही आहार जो होता है वह सभी आयु वर्गों के लिए संतुलित नहीं हो सकता। जैसे बच्चों के लिए संतुलित आहार की परिभाषा अलग हो सकती है। बच्चों के लिए जो हम आहार कहेंगे संतुलित है उसमें पोषक तत्वों की क्या मात्रा रहेगी, इसके जो गाइडलाइंस है वो अलग है। वहीं पे अगर इस किशोरों की बात करें तो उसके लिए अलग, वयस्कों के लिए अलग और वृद्धों के लिए अलग है। तो इसमें संतुलित आहार की परिभाषा सबके लिए अलग अलग है। जैसे बढ़ते हुए बच्चों में या किशोरावस्था में प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह बच्चों के लंबाई में मदद करता है और नई कोशिकाओं की वृद्धि में मदद करता है। वहीं पर अगर हम प्रौढ़ावस्था की बात करें या वृद्धावस्था की बात करें तो शरीर में वसा की मात्रा कम होनी चाहिए, एनर्जी जो होनी चाहिए वह थोड़ी कम होनी चाहिए क्योंकि इस एज में आकर शारीरिक क्रियाशीलता कम हो जाती है जिससे पौष्टिक तत्वों की और ऊर्जा इन सब चीज़ों की मांग पर प्रभाव पड़ता है। दूसरा कारक है लिंग। महिला और पुरुषों की शारीरिक बनावट, आकार, भार और क्रियाशीलता में अंतर होता है। पुरुषों में आधारित चयापचय दर भी अधिक होती है तो इसलिए पुरुषों को आधारित चयापचय दर अधिक होने की वजह से पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता अधिक होती है। वहीं पर महिलाओं में माहवारी के कारण और विशिष्ट शारीरिक अवस्थाओं जैसे गर्भावस्था और धात्रीवस्था के कारण कुछ पोषक तत्वों जैसे लौह तत्व, कैल्शियम, इनकी आवश्यकता पुरुषों की अपेक्षा अधिक होती है। क्रियाशीलता और व्यवसाय जैसे भारी काम करने वाले व्यक्तियों के लिए पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता कम क्रियाशील या मध्यम क्रियाशील व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक होती है। और जलवायु और मौसम, स्थान विशेष की परिस्थिति और मौसम भी ऊर्जा को प्रभावित करते हैं। जैसे ठंडे प्रदेशों में शरीर को गर्म रखने के लिए और अधिक गर्म प्रदेशों की अपेक्षा इसमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। फिर है खाद्य पदार्थों का मूल्य। संतुलित आहार आयोजन को खाद्य पदार्थ का क्रय मूल्य प्रभावित करता है। उच्च आय समूह के व्यक्ति संतुलित आहार आयोजन में अधिक मूल्य के खाद्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मांस, मछली, दालें, फल इसमें अधिक मात्रा में इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं पर जिनकी क्रय शक्ति कम है वो स्थानीय फल और सब्जियों, मौसमी फल और सब्जियों, इन सबको आहार में सम्मिलित कर अपने आहार को संतुलित बना सकते हैं। अब आखिरी में हम बात करेंगे आहार विनिमय सूची यानी फूड एक्सचेंज लिस्ट की। यह क्या होती है? आहार नियोजन में समय और बचत की सुविधा के लिए पोषण विशेषज्ञ आहार विनिमय सूची का प्रयोग करते हैं।
आहार विनिमय सूची में दैनिक उपयोग में लाए जाने वाले खाद्य पदार्थों को समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है। इसमें क्या होता है कि लगभग एक ही जैसी पोषणीय गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थों को एक समूह में सूचीबद्ध कर दिया जाता है और सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों की मात्रा पूर्व से ही ज्ञात होती है और उनमें विभिन्न पोषक तत्व जैसे ऊर्जा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये सब लगभग समान मात्रा में होते हैं। सामान्यतः आहार विनिमय सूची में 6 से 7 समूह होते हैं और इसमें एक प्रकृति जैसे खाद्य पदार्थ वालों को एक ही तरह रखा जाता है। जैसे अनाज का एक खाद्य समूह होता है जिसमें सभी प्रकार के अनाज जैसे गेहूं, चावल और मोटे अनाज, इन सबको रखा जाता है जिनकी ऊर्जा, वसा, प्रोटीन की मात्रा लगभग समान होती है। ऐसी दालों का एक समूह है, ऐसी फलों का एक समूह होगा। इस तरह से खाद्य समूह बना दिए जाते हैं। खाद्य समूह बनाने का मूल उद्देश्य यह है कि इससे आहार नियोजन करने में सुविधा होती है और इससे कोई भी व्यक्ति जिसको बहुत ज़्यादा खाद्य एवं पोषण की जानकारी नहीं भी हो वह आराम से इससे आहार नियोजन कर सकता है और अपनी पसंद के अनुसार अपने खाद्य विकल्प का चयन कर सकता है। तो इस सूची के अंतर्गत एक समूह में से एक खाद्य पदार्थ के स्थान पर यदि दूसरे का भी चुनाव कर लिया जाए तो उससे हमें समान मात्रा में पोषक तत्व प्रदान होते हैं। इसमें हम उदाहरण लेके बात कर सकते हैं। जैसे अनाज विनिमय सूची में से ब्रेड का एक स्लाइस को हम एक चपाती से भी एक्सचेंज कर सकते हैं क्योंकि उसमें जो एक चपाती का और एक ब्रेड स्लाइस का भार है लगभग समान होता है और उससे शरीर को लगभग समान मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और कैलोरी प्राप्त होती है। यह एक अप्रोक्सीमेट मात्रा होती है, बिल्कुल समान तो नहीं होती, पर हाँ यह है कि हम उसके स्थान पर दूसरे खाद्य पदार्थ का चयन कर सकते हैं। तो श्रोताओं, आज हमने आहार नियोजन और आहार विनिमय सूची, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस, इन सब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जाना कि हम इन सब के प्रयोग द्वारा कैसे एक व्यक्ति या एक परिवार के लिए आहार नियोजन सफलतापूर्वक कर सकते हैं। आज के व्याख्यान में इतना ही। धन्यवाद।